नमस्कार दोस्तों, आज हम टेस्ट सीरीज लगाएंगे विजन आईएएस का। विजन आईएएस का टेस्ट सीरीज है, बुकलेट नंबर सी है और हम 2026 का जो है प्रीलिम्स एग्ज़ाम को देखते हुए जनरल स्टडीज का जो है पेपर करेंगे। तो मैक्सिमम जो है 200 अंकों का ये होगा। आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर कर दीजिए। तो चलिए हम जो है बिना देरी किए जो है स्टार्ट करते हैं। आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर कर दीजिए। तो हम देखेंगे पहले क्वेश्चन से, ठीक है। तो कह रहा है पहला क्वेश्चन कह रहा है कि संविधान के वित्तीय प्रावधानों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कह रहा है इसमें ऑप्शन उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों का वेतन, दूसरा कह रहा है निर्वाचन आयोग का व्यय, तीसरा कह रहा है राज्यपाल की परिलब्धियां और भत्ते, चौथा कह रहा है किसी भी उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के वेतन और भत्ते, पांचवा कह रहा है नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के कार्यालय व्यय। तो इसमें से जो हमको देखना है कि संविधान के वित्तीय प्रावधानों के संदर्भ में कौन कौन सा आता है, उसी को रखेंगे। तो ये क्वेश्चन लगाइए फटाफट, आपके पास 1 मिनट का टाइम है। सौ क्वेश्चन है तो हमको एक क्वेश्चन के लिए 1 मिनट लेंगे तो ही हो पाएगा, क्योंकि 20 मिनट हमारे पास 60 मिनट का 1 घंटा बराबर 120 मिनट। 100 मिनट हमको लेना है 100 क्वेश्चन के लिए। बाकी 20 मिनट हमको रखना है अभी छोड़ के चलना है, 20 मिनट का काउंट नहीं करना है, ठीक है। संविधान के वित्तीय प्रावधानों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों का वेतन हम रख सकते हैं या नहीं रख सकते, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए। तो चलिए इसको हम क्वेश्चन को पोस्टमार्टम करते हैं इसका। तो उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों का जो वेतन है उसको हम रख सकते हैं, निर्वाचन आयोग का जो व्यय है उसको हम रख सकते हैं, राज्यपाल की जो परिलब्धियां हैं और भत्ते हैं उसको हम नहीं रखते हैं, और किसी भी उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के वेतन और भत्ते को जो है हम इसमें नहीं शामिल करेंगे। किसी से भी जो उच्च न्यायालय है ना, उच्चतम न्यायालय का रखेंगे और निर्वाचन आयोग का भी रखेंगे, और तीसरा नहीं रखेंगे क्योंकि ये राज्य का बात है, ये भी राज्य का बात है, न्यायालय उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों का जो वेतन है। और इसके अलावा जो नियंत्रक और महालेखा परीक्षक के जो कार्यालय व्यय होंगे इसको हम रखेंगे। तो इस वजह से हमारा जो आंसर सही होना चाहिए वो केवल 3 होना चाहिए। बाद में हम मैच करेंगे कि हमारा कितना क्वेश्चन सही हुआ, ठीक है। आप लोग भी अपने में निशान कर लगाते चलिए और अपने कॉपी में लगाते चलिए। अब हम इसको बता देते हैं मैंने इसको क्यों मारा है। तो देखिए, भारत की जो संचित निधि पर जो है भारतीय व्यय विशिष्ट सरकारी व्यय है और ये संसदीय मतदान के जो है अधीन नहीं होते हैं। निम्नलिखित जो व्यय भारत के संचित निधि पर जो है भारतीय व्यय होंगे उसमें हम देख सकते हैं, जैसे राष्ट्रपति की जो परिलब्धियां और भत्ते तथा उनके जो पद से संबंधित जो अन्य व्यय होंगे। इसके अलावा जो राज्यसभा के जो सभापति होंगे, उपसभापति होंगे, लोकसभा के अध्यक्ष और जो है उपाध्यक्ष के वेतन और भत्ते होंगे उनको। इसके अलावा हम ऐसे ऋणभार जिनके जो है दायित्व भारत सरकार पर हैं, इसके अंतर्गत ब्याज, निषेध निधि भार और मोचन भार, उधार लेने वाले
और मतलब ऋण सेवा, ऋण मोचन से संबंधित जो चीज़ें होंगी उसको इसमें रखेंगे, है ना। तो इस वजह से ये हम ऑप्शन ए को मार रहे हैं, ऑप्शन ए हमारे को सही लग रहा है। उच्चतम न्यायालय के जो न्यायाधीशों को जो है एवं उनके संबंध में जो संदेह, वेतन और भत्ते और जो पेंशन इत्यादि, ये विकल्प सही है, क्योंकि जो संघीय न्यायालय के जो न्यायाधीशों को या उनके जो संबंध में दे पेंशन होता है, और उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को या उनके जो संबंध में दी जाने वाली पेंशन जो भारत के राज्य क्षेत्र के अंतर्गत आता है ना, तो इसको हम इस वजह से केंद्र में नहीं रखेंगे। अंतर्गत किसी क्षेत्र के संबंध में का प्रयोग करता है, जो मतलब इस तरीके से हम देख सकते हैं इसको, है ना। और जो भारत के महानियंत्रक लेखा परीक्षक जो होंगे या उनके जो संबंध में वेतन दे होंगे या भत्ते उनके होंगे, जो पेंशन होंगे, उसको भी हम इसमें नहीं रखेंगे इसमें, उसको हम इसमें रखेंगे, क्योंकि ये बात जो है ना भारत की संचित निधि का कहा है, तो भारत में रखेंगे। वो राज्यों की बात है, ये दोनों राज्यपाल की उपलब्धियाँ, भत्ते, और जो है इसके अलावा वो किसी भी उच्च न्यायालय के जो मतलब उच्च न्यायालय होंगे उनके। ठीक है, तो अब हम अगला क्वेश्चन देखेंगे। दूसरा क्वेश्चन में हम देखेंगे, कहाँ गए, हम दूसरा क्वेश्चन देखेंगे। तो दूसरे क्वेश्चन में कह रहा है कि भारत के प्रधानमंत्री के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कह रहा है, प्रधानमंत्री के लिए पद और गोपनीयता की शपथ किसी भी केंद्रीय मंत्री के समान ही नहीं, किसी भी केंद्रीय मंत्री के समान ही होती है। ठीक है, प्रधानमंत्री के लिए पद और गोपनीयता की शपथ जो है किसी भी केंद्रीय मंत्री के समान ही होती है। ठीक है, इसके अलावा दूसरा कह रहा है, प्रधानमंत्री के वेतन और भत्ते समय समय पर राष्ट्रपति द्वारा निर्धारित किए जाते हैं। प्रधानमंत्री के वेतन और भत्ते समय समय पर निर्धारित राष्ट्रपति के द्वारा निर्धारित किए जाते हैं। ठीक है, अभी इसको भी देखता हूँ। तीसरा ऑप्शन है, प्रधानमंत्री की जो मृत्यु होने पर मंत्रिपरिषद स्वतः भंग हो जाती है। ये ऑप्शन तो सही लग रहा है मेरे को। अब देखिए, इसमें ऑप्शन कह रहा है केवल एक, केवल दो, केवल सभी तीन और कोई भी नहीं। तो कौन सा ऑप्शन सही है, आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं और अपने कॉपी में भी लिख सकते हैं। अब हम देखेंगे दूसरा, है ना। तो जहाँ तक समझ में आ रहा है, प्रधानमंत्री के लिए जो पद और गोपनीयता की शपथ किसी भी केंद्रीय मंत्री के समान ही होती है। तो ये हम आर्टिकल जो है 75 के क्लॉज 4 में कहा गया है कि प्रधानमंत्रियों और मंत्रियों द्वारा अपना पद ग्रहण करने से पहले राष्ट्रपति की तीसरी अनुसूची में इस प्रायोजन के लिए जो है ना दिए गए प्रारूपों के अनुसार उनको पद और गोपनीयता की शपथ दिलाया जाएगा। और तीसरे अनुसूची में वर्णित शपथ का जो है प्रारूप प्रधानमंत्री सहित सभी केंद्रीय मंत्रियों के लिए एक समान होगा, है ना। तो इस वजह से हम जो है ऑप्शन एक को जो है सही मानेंगे। इसके अलावा हम देखेंगे जो दूसरा ऑप्शन है, कह रहा प्रधानमंत्री का वेतन और भत्ता समय समय पर क्या होता है कि राष्ट्रपति द्वारा निर्धारित किया जाता है। तो ये बात बिल्कुल गलत है। तो जो प्रधानमंत्री कहाँ का सदस्य होता है, प्रधानमंत्री लोकसभा का सदस्य होता है ना। प्रधानमंत्री लोकसभा का जो है सदस्य होता है और लोकसभा के प्रति वो जिम्मेवार भी होता है। तो इस वजह से जो उसका वेतन और भत्ता कौन तय करता है, तो संसद द्वारा तय निर्धारित किया जाता है। इस वजह से ऑप्शन गलत हो जाता है। और प्रधानमंत्री की मृत्यु होने पर मंत्रिपरिषद स्वतः भंग हो जाता है, ये बात बिल्कुल करेक्ट है। तो इस वजह से हमारे हिसाब से ऑप्शन बी सही आंसर है ना। अब हम देखेंगे तीसरा क्वेश्चन की तरफ हम जा रहे हैं। अब बहुत ही इत्मीनान से, भले 1-2 मिनट लग जाए कोई बात नहीं,
है ना। बहुत इत्मीनान से करिएगा ताकि ज़्यादा क्वेश्चन ना सही हो, ज़्यादा 50 क्वेश्चन तो कम से कम 50-65 तक तो हम पहुंच जाएं। हमको ज़्यादा क्वेश्चन नहीं सही करना, ज़्यादा 60 क्वेश्चन सही करना है, 60-65। अब हम तीसरा क्वेश्चन देखेंगे। तीसरा क्वेश्चन में कह रहा है कि तीसरे प्रश्न में कह रहा है कि संसद के सदस्यों की शक्तियों और विशेषाधिकारों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कह रहा है कि भारत का संविधान, पहला कह रहा भारत का संविधान संसद सदस्यों को भारतीय संसद के वाक स्वतंत्र प्रदान करता है। दूसरा कह रहा उन्हें सत्र के दौरान साथ ही सत्र के 40 दिन पहले और बाद में दीवानी और आपराधिक मामलों में गिरफ्तारी से छूट प्राप्त है ना। तो अब इसे एक देखिए और हल करने का प्रयास कीजिए। ऑप्शन में कह रहा है केवल एक सही है, केवल दो सही है, एक और दो दोनों सही हैं, ना तो एक सही है ना तो दो सही है। तो मेरे हिसाब से इसको आपको देखना चाहिए अच्छे से और हल करने का प्रयास करना चाहिए, है ना। अब तो हम इसको पोस्टमार्टम कर देते हैं। तो कह रहा है कि इसमें भारत का जो है संविधान संसद सदस्यों को भारतीय संसद में जो है वाक स्वतंत्रता प्रदान करती है। तो ये बात सही है। भारत का जो संविधान है संसद सदस्यों को जो है भारतीय संसद में वाक स्वतंत्रता प्रदान करती है, तभी सारे संसद जो है बोल पाते हैं, वो अपनी बात को रख पाते हैं। ये बात तो क्लियर हुई, तो ये सही है। दूसरा कह रहा है कि उन्हें जो है सत्र के दौरान साथ ही सत्र से 40 दिन पहले और बाद में दीवानी और आपराधिक मामलों में गिरफ्तारी से छूट प्राप्त है। ये बात बिल्कुल गलत है। चाहे वो सत्र के चलते हुए, चाहे उससे पहले हो, चाहे बाद में, कोई छूट उठ नहीं है इनको, है ना। संसद सदस्यों को सत्र के जो है दौरान और सत्र से 40 दिन पहले और बाद में दीवानी मामलों की गिरफ्तारी से उन्मुक्ति प्राप्त होती है। यह जो है उन्मुक्ति सुनिश्चित नहीं करती है ना, कि जो है सदस्य बिना किसी बाधा के संसदीय सत्रों में भाग ले सकेंगे। हालांकि यह उन्मुक्ति आपराधिक मामलों या निवारक निरोध मामलों तक जो है विस्तारित नहीं है, जिसमें जो है धारा 135 सिविल प्रक्रिया संहिता जो है 1908 है, इसमें लागू होता है। इस वजह से कथन ये गलत हो जाएगा, है ना, ये सही नहीं होगा। और संविधान के अनुच्छेद 105 में कहा गया है कि 105 के अनुसार कहा गया है कि संसद सदस्यों को संसद में जो है वाक स्वतंत्रता, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता प्राप्त है। हालांकि यह जो है स्वतंत्रता संविधान के उपबंधों और जो है संसद की जो प्रक्रिया का जो है विनियमन करने की वाले जो है नियमों और अस्थायी आदेशों के अधीन होगा, है ना। तो इस वजह से पहला ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। तो हमारा ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा? तो हमारा इस हिसाब से हमारा ऑप्शन सही होने का जो चांस है वो ए है। तो हम उस हिसाब से ए को सही मानेंगे, ठीक है। ये हमारा ऑप्शन गलत हो जा रहा है। अब हम चौथे क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। चौथा क्वेश्चन हमारा है एबल पुरस्कार से संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इसे अक्सर गणित का जो है नोबेल पुरस्कार कहा जाता है और जो है यह गणित में उत्कृष्ट उपलब्धियों के लिए प्रतिवर्ष प्रदान किया जाता है। दूसरा कह रहा है यस आर श्रीनिवासन वर्धन एबल पुरस्कार प्राप्त करने वाले भारतीय मूल के एकमात्र व्यक्ति हैं। अब कौन है उनके बारे में बताइए, है ना। श्रीनिवासन वर्धन के लिए कहा जा रहा है। तो कौन सा ऑप्शन सही है उसके बारे में आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए फटाफट और जल्दी जल्दी इसका आंसर देने का प्रयास कीजिए, है ना, इत्मीनान से, थोड़ा स्मार्टली देना ताकि जो है गलत ना हो। एबल पुरस्कार के संबंध में क्या आपने एबल पुरस्कार के बारे में सुना है? और ऑप्शन इसमें करा है केवल एक, केवल दो, एक और दो दोनों, ना तो एक ना तो दो दोनों, है ना। इसमें कौन सा सही है अब इसको आप बताइए।
तो चलिए इसको देख लेते हैं ना। तो इसमें जो है इसे जो है अक्सर गणितीय या नोबेल पुरस्कार कहा जाता है और गणितिक में जो उत्कृष्ट उपलब्धियों के लिए प्रतिवर्ष प्रदान किया जाता है। तो ये बात सही है। और ये जो है ना ESR श्रीनिवासन वर्धन एबल पुरस्कार जो है प्राप्त करने वाले भारतीय मूल के एकमात्र व्यक्ति हैं। और ये जो है ना बीजगणितीय विश्लेषण में जो है इन्होंने पाया है, ये अभूतपूर्व ये काम योगदान इन्होंने दिया था, है ना, जिसमें जो है ये रिप्रेजेंटेशन थ्योरी है ना, प्रतिनिधित्व सिद्धांत के बारे में बताया। तो इसके वजह से इनको मिला है। अक्सर ये पुरस्कार जो है गणित या नोबेल पुरस्कार भी कहा जाता है। और यह पुरस्कार हर साल जो है गणित के क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान देने वाले को दिया जाता है ना। इसके बारे में हम बाद में आप देख सकते हैं सर्च करके गूगल पे, क्योंकि अभी हमारा क्वेश्चन छूट जाएगा, बहुत ज़्यादा है हमको करना है ना। अगला क्वेश्चन देंगे तो हमारा इसमें कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? तीसरा। इसमें हाँ, हमारा इसमें कौन सा सही हो जाएगा? सी। अब हम देखेंगे अगला क्वेश्चन हमारा है 5वां क्वेश्चन है ना। 5वां क्वेश्चन है लोकसभा अध्यक्ष के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। लोकसभा के विघटन के बाद, पहला ऑप्शन है लोकसभा के विघटन के बाद भी वह अपने पद पर बना रहता है। दूसरा कह रहा है ऑप्शन में उन्हें साधारण बहुमत से पारित संकल्प द्वारा हटाया जा सकता है। अब इसमें कह रहा है उपयुक्त कथनों में से कौन सा सही है ना। तो यहाँ ध्यान से देखा करिए कि सही है ये कह रहा है या गलत है ना, वो उसी को निशान मानना होगा। तो लोकसभा के विघटन के बाद भी वह अपने पद पर बना रहता है। और दूसरा कह रहा है उन्हें साधारण बहुमत से पारित संकल्प द्वारा हटाया जा सकता है। जल्दी से सोचिए और लगाइए ऑप्शन। मैं भी सोच रहा हूँ क्योंकि मैं भी तैयारी कर रहा हूँ। उन्हें साधारण बहुमत से पारित संकल्प द्वारा हटाया जा सकता है। ये बात थोड़ा सा हजम नहीं हो रहा है। पहला, लोकसभा के विघटन के बाद भी वह अपने पद पर बना रह सकता है। है ना। लोकसभा अध्यक्ष के संदर्भ में लोकसभा जो अध्यक्ष होगा, लोकसभा के विघटन के बाद भी वह अपने पद पर बना रहेगा। तो ये तो सही है, क्योंकि फिर बाद में प्रोटेम स्पीकर आता है, उसके बाद फिर वो दूसरे को, है ना। तो मुझे लगता है ये ऑप्शन सही होना चाहिए। अब देखो क्या कहता है कि इसमें संविधान तो ये कहता है कि संविधान के जो अनुच्छेद 94 है उसके अनुसार कहा जाता है कि लोकसभा के विघटित होने पर अध्यक्ष का पद रिक्त नहीं होता है ना, क्योंकि जो है जब तक नई लोकसभा में नए अध्यक्ष के निर्वाचित होने तक जो अध्यक्ष का पद होता है ना वह उनके पास बना रहता है। यह संक्रमण काल के दौरान ना पद की निरंतरता और जो है ना कार्यशीलता सुनिश्चित करता है। तो इस वजह से ये जो कथन होगा वो सही होगा, क्योंकि अध्यक्ष जो होता है पीठासीन अधिकारी होते हैं और लोकसभा में व्यवस्था, अनुशासन और मर्यादा बनाए रखते हैं। प्रक्रिया एवं कार्य संचालन नियमों का जो अंतर्गत चीज़ें करते हैं, अनुशासन वगैरह, अव्यवस्था वगैरह ताकि ना फैले, अनियंत्रित वगैरह ना हो, है ना। तो ये चीज़ें करते हैं। तो इस वजह से अध्यक्ष का जो कुर्सी नहीं जाता है, चाहे सरकार गिर जाए तो क्या हुआ, कोई बात नहीं। फिर जब सरकार नई बनेगी तब जाके वो अध्यक्ष का चयन नया, जब तक नई सरकार जो है नई लोकसभा में नए अध्यक्ष के निर्वाचित नहीं हो जाएं तब तक जो पुराने अध्यक्ष होते हैं वो बने रहते हैं अपने पद पे, है ना। उन्हें साधारण बहुमत से पारित जो संकल्प द्वारा हटाया जा सकता है। तो ये जो है हटाने का जो उनका प्रोसेस है वो आर्टिकल 94 के अनुसार हर अध्यक्ष को जो है हटाने, है ना, अध्यक्ष को हटाने का जो हटाने के संकल्प के लिए जो है सदन में जो ना सभी तात्कालिक सदस्यों के जो है बहुमत की आवश्यकता होती है, जो मतलब साधारण बहुमत से अधिक होता हो, है ना, साधारण बहुमत से अधिक हो। इससे जो है अक्सर क्या होता है बहुत प्रभावी बहुमत भी कहा जाता है। हालांकि ऐसे संकल्प के लिए जो है 14 दिन पहले सूचना देना आवश्यक होता है ना। तो इस वजह से ये कथन जो है दूसरा गलत हो जाएगा, ये वाला। तो हमारा ऑप्शन सही कौन सा हो रहा है? हमारा ऑप्शन सही हो जाएगा केवल एक। ठीक है। अब हम देखेंगे अगला क्वेश्चन। अगले प्रश्न पे चलते हैं हम।
तो अगला हमारा प्रश्न क्या है, कह रहा निम्नलिखित में से कितने प्रस्ताव, है ना, निम्नलिखित में से कितने प्रस्ताव केवल लोकसभा में ही स्वीकार होते हैं? अविश्वास प्रस्ताव, स्थगन प्रस्ताव, निंदा प्रस्ताव। नीचे दिए गए कूट का प्रयोग करके सही उत्तर चुनिए, है ना। तो इसमें से सभी तीनों ही किए जाते हैं लोकसभा में, ये तो कंठस्थ है ना। आप लोग भी अपना टिक मार लीजिएगा, 1 मिनट का टाइम है। क्योंकि हम बता देते हैं, क्योंकि जो लोकसभा को जो है सरकार के सामूहिक उत्तरदायित्व और वित्तीय मामलों में जो है विशेष शक्तियाँ प्राप्त होती हैं, और संविधान में जो है प्रावधान की जो मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से जो है लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होती है। इसीलिए जो है ना, अविश्वास प्रस्ताव हो, स्थगन प्रस्ताव हो या निंदा प्रस्ताव हो, इन जैसे प्रस्तावों को लेकर लोकसभा में जो है ना स्वीकार होते हैं ये चीज़ें। और वित्तीय निमंत्रण की जो शक्ति भी केवल लोकसभा में ही पास होती है और कहीं नहीं पास होती। अविश्वास प्रस्ताव का उपयोग ना यह जांचने के लिए किया जाता है कि मंत्रिपरिषद को जो है सदन पर विश्वास है या नहीं है। यह अनुच्छेद जो है 75 के क्लॉज 3 में जो है कहा गया है कि मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से जो है ना केवल लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होगा और राज्यसभा के प्रति नहीं होगा। इसीलिए अविश्वास प्रस्ताव केवल जो है लोकसभा में ही स्वीकार है ना। तो ये बात सही है। इसके अलावा स्थगन प्रस्ताव जो होता है, स्थगन प्रस्ताव अत्यावश्यक मतलब जो महत्व के लिए ना किसी मामले को पर जो है सदन का ध्यान आकर्षित करने के लिए एकमात्र ये असाधारण प्रक्रिया होती है, जिसके परिणाम स्वरूप क्या होता है, सामान्य कार्रवाई स्थगित हो जाती है। इसके जो है गंभीर परिणाम हो सकते हैं, जिससे जो है सरकार की निंदा भी शामिल हो सकती है और जो है कई चीज़ें पारित भी हो सकती है। इसके अलावा राज्यसभा में भी इसकी जो है ना कोई अनुमति नहीं होती है। तो इस वजह से विकल्प दूसरा भी सही है। और तीसरा भी जो है इसीलिए सही है कि केवल लोकसभा में ही स्वीकार, क्योंकि ये चीज़ें ना लोकसभा में ही निंदा प्रस्ताव स्वीकार है ना। अगर किसी का सरकार का निंदा करना, सरकार की निंदा किसका करेंगे, सरकार का ही करेंगे जो काम वगैरह करवाते हैं। तो इस वजह से 6वां का हमको डी सही है। ठीक, अब हम देखेंगे 7वां क्वेश्चन। 7वां है हमारा, निम्नलिखित में से कौन से वे विधेयक लोकसभा के विघटन पर व्यवगत हो जाते हैं? तो इसमें कह रहा है पहला, कोई विधेयक जो राज्यसभा में लंबित है लेकिन लोकसभा द्वारा पारित नहीं हुआ है। दूसरा कह रहा है कोई विधेयक जो लोकसभा में लंबित है और लोकसभा में ही पुनर्स्थापित हुआ था। इसके अलावा तीसरा क्वेश्चन कह रहा है कोई विधेयक जिसे जो है दोनों सदनों द्वारा पारित किया गया है लेकिन राष्ट्रपति की स्वीकृति लंबित है। चौथा कह रहा है कोई विधेयक जिसे लोकसभा द्वारा पारित किया गया है लेकिन राज्यसभा में लंबित है ना। अब ध्यान से एक बारी देख लो, कह रहा कोई विधेयक राज्यसभा में लंबित है लेकिन लोकसभा द्वारा पारित नहीं हुआ है। ठीक है, लंबित है लेकिन लोकसभा द्वारा पारित नहीं हुआ है, पर व्यवगत हो जाते हैं। कोई विधेयक जो लोकसभा में लंबित है, कोई विधेयक जिसे कह रहा कोई विधेयक जो राज्यसभा में लंबित है लेकिन लोकसभा द्वारा पारित नहीं हुआ। तो बताओ लोकसभा द्वारा जब पारित नहीं हुआ तो लंबित कैसे हो जाएगा राज्यसभा में? ये मेरे को समझ में आ रहा है। तो मेरे हिसाब से पहला गलत ही मानूंगा मैं। पहला गलत माना तो मैंने पहला ए और डी दोनों तो कट ही गया। अब कह रहा कोई विधेयक जो लोकसभा में लंबित है ना और लोकसभा में ही पुनर्स्थापित हुआ था, है ना। ये हो सकता है कि कोई विधेयक अगर पास हुआ हो एक बारी, फिर उसको पुनर्स्थापित के लिए भेज दिया होगा कि फिर से उसको देखो,
तो लंबित पड़ा हुआ रह गया हो। इसके अलावा तीसरा कह रहा है कोई विधेयक जिसे जो है दोनों सदनों द्वारा पारित किया गया है लेकिन राष्ट्रपति की स्वीकृति लंबित है। तो राष्ट्रपति की स्वीकृति, राष्ट्रपति तो रोक सकता नहीं इसको लंबे टाइम तक, उसको पुनर्विचार के लिए दे सकता है, रोकने का काम तो उसका होता नहीं। मेरे हिसाब से बी होना चाहिए, 7 का आंसर बी होना चाहिए। बाकी हम बाद में इसका एक्सप्लेनेशन देखेंगे, क्योंकि मैं इसलिए कह रहा हूँ कि ऐसे मामले जो होते हैं जिनमें लोकसभा के विघटन पर विधेयक व्यवगत हो जाते हैं, वे विधेयक जो मतलब लोकसभा में प्रस्तुत होते हैं और निचले सदन में लंबित हों तो लोकसभा के विघटन होने पर व्यवगत माने जाएंगे, है ना। इसलिए विकल्प जो है हम 2 सही मान रहे हैं। और चौथा इसलिए मान रहे हैं कि वे विधेयक जो मतलब लोकसभा में प्रस्तुत होते हैं और पारित हो जाते हैं लेकिन जो है राज्यसभा में लंबित रहते हैं, उन्हें भी व्यवगत माना जाता है ना। क्योंकि देखो वे विधेयक जो मतलब राज्यसभा से प्रस्तुत होते हैं और पारित हो जाते हैं परंतु लोकसभा में लंबित रहते हैं, वे भी लोकसभा के जो है विघटित होने पर व्यवगत माने जाते हैं। वे विधेयक जो राज्यसभा में प्रस्तुत होते हैं और पारित हो जाते हैं परंतु लोकसभा पर द्वारा जो है संशोधनों के साथ वापस उच्च सदन मतलब राज्यसभा को भेज दिए जाते हैं, परंतु राज्यसभा द्वारा स्वीकृत ना हो पाने पे और फिर वह जो है विधेयक लोकसभा में जो है विघटन की स्थिति में व्यवगत माना जाता है ना। क्या ही बताएं, बाद में देखेंगे इसको हम। ये हमारे हिसाब से 7वें का बी सही है, ठीक है। अब हम अगला क्वेश्चन देखते हैं 8वां। अब कह रहा है इसमें भारतीय संसद की संयुक्त बैठक के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। संयुक्त बैठक को संविधान के प्रावधानों के तहत राष्ट्रपति द्वारा आहूत किया जाता है ना, आहूत किया जाता है। संविधान संशोधन विधेयकों पर संयुक्त बैठक आहूत नहीं की जा सकती। तीसरा कह रहा संविधान के लागू होने के बाद से अब तक कोई संयुक्त बैठक नहीं बुलाई गई। उपरोक्त कथनों में से कितने सही हैं ये पूछ रहा है और कह रहा है कि केवल 1 सही है या केवल 2 सही है या 3 ऑप्शन सभी तीनों सही हैं। तो फटाफट आंसर दो। भारतीय संसद की संयुक्त बैठक के संदर्भ में, जो भारतीय संसद में संयुक्त बैठक होती है, राज्यसभा लोकसभा दोनों एक साथ संयुक्त बैठक में बैठते हैं ना, संयुक्त बैठक को संविधान के प्रावधानों के तहत राष्ट्रपति द्वारा आहूत किया जाता है। तो ये बात तो मुझे समझ में आ रही है क्योंकि ये राष्ट्रपति ही तो दोनों का संयुक्त बैठक बुलाता है ना। तो ये ऑप्शन सही मुझे लग रहा है। संविधान संशोधन विधेयकों पर संयुक्त बैठक आहूत नहीं की जा सकती, तो ये दूसरी बात मुझे लग रहा है कि ये भी संविधान संशोधन विधेयकों पर संयुक्त बैठक, संविधान संशोधन अगर कोई विधेयक हो रहा है तो संयुक्त बैठक आहूत नहीं किया जा सकता। क्यों नहीं किया जा सकता? तो जो है कि संविधान संशोधन विधेयकों में जो है अनुच्छेद 368 के तहत लाया जाता है, ना कि जो है अनुच्छेद 108 के तहत, है ना। तो इन विधेयकों को जो है प्रत्येक सदन द्वारा विशेष बहुमत से अलग अलग पारित किया जाना होता है, ना कि एक साथ संयुक्त बैठक में। इसी वजह से जो है इस विधेयक को जो है ना कोई प्रावधान नहीं है कि संयुक्त बैठक में इसको लाना हो, मुझे लगता है। तो इस वजह से ऑप्शन 2 सही है। और संविधान के लागू होने के बाद से अब तक कोई संयुक्त बैठक नहीं बुलाई गई, ऐसा तो हो ही नहीं सकता भगवान। कई बारी बुलाई गई है, संयुक्त बैठक आयोजित किया गया है। एक बार दहेज निषेध विधेयक बनाया गया था 1961 में, तब बुलाया गया था। बैंकिंग सेवा आयोग
निरासन विधेयक बनाया गया था 1977 में, तब बुलाया गया था। एक बार आतंकवाद निवारण विधेयक बनाया गया था, जब पोटा कानून बनाया गया था तब एक बारी बुलाया गया था 2002 में। तो इस वजह से कथन दूसरा सही है, पहला सही है, लेकिन तीसरा गलत लग रहा है। तो हमारा ऑप्शन सही हो जाता है ना, बी। अब हम देखेंगे 8वां हो गया ना, ये 8वां था, हम 9वां 10 क्वेश्चन देखेंगे आज, है ना। तो 10वां क्वेश्चन देखेंगे हम। बजट प्रक्रिया के दौरान, अभी आप टाइम मत देखिएगा, टाइम का भी कोई वैल्यू नहीं है। अभी टाइम का मतलब इस वजह से थोड़ा थोड़ा धीरे धीरे स्पीड बढ़ेगी, तो फिर धीरे धीरे हम तेज करवाने लगेंगे। अभी समझाना पड़ रहा है इस वजह से थोड़ा सा, क्योंकि अगर हम बस क्वेश्चन करके आगे बढ़ जाएँ तुरंत तो वो हो जाएगा। थोड़ा सा हम लोग पढ़ने का थोड़ा सा करेंगे इस महीने, उसके बाद अगले महीने से हम क्या करेंगे, स्पीड में करेंगे। अब बजट प्रक्रिया के दौरान नीतिगत कटौती प्रस्ताव का जो है मुख्य उद्देश्य क्या होता है ना, उसके बारे में पूछा है। तो ऑप्शन ए कह रहा है अनुदान राशि को घटाकर 1 रुपये का प्रस्ताव देकर किसी विशिष्ट सरकारी नीति के प्रति अपनी असहमति व्यक्त करना। बी कह रहा है अनुदान राशि में 100 रुपये की कटौती करके सरकार के विरुद्ध एक विशिष्ट शिकायत दर्ज करना। सी कह रहा है कि अनुदान राशि पर मतदान से पहले किसी नीति पर विस्तृत चर्चा की मांग करना। और डी कह रहा है व्यय के मितव्ययिता को बढ़ावा देने के लिए अनुदान में पर्याप्त कमी की मांग करना। तो हमारा कौन सा ऑप्शन सही होगा? बजट प्रक्रिया के दौरान नीतिगत कटौती का प्रस्ताव का मुख्य उद्देश्य क्या है, तो है ना, तो ना कह रहा बजट प्रक्रिया के दौरान नीतिगत कटौती प्रस्ताव का मुख्य उद्देश्य क्या है, तो कह रहा है अनुदान राशि को घटाकर 1 रुपये करने का जो है प्रस्ताव देकर किसी विशिष्ट सरकारी नीति के प्रति अपनी असहमति व्यक्त करना, है ना, ये हो सकता है। अनुदान राशि के 100 रुपये की कटौती करके सरकार के विरुद्ध एक विशिष्ट शिकायत दर्ज करना, ये गलत। अनुदान राशि पर मतदान से पहले किसी नीति पर विस्तृत चर्चा की मांग करना, मुझे ये थोड़ा सा अच्छा नहीं लग रहा है। व्यय में मितव्ययिता को बढ़ावा देने के लिए अनुदान में पर्याप्त कमी की मांग करना है, बकवास करता है ना। तो क्या होता है कि भारतीय संसद में जो अनुदान मांगों पर जो है चर्चा के दौरान ना 3 प्रकार की कटौती का जो है प्रस्ताव पेश किया जा सकता है, जिसमें हम देखते हैं नीतिगत कटौती होता है, एक मितव्ययिता कटौती होता है, एक सांकेतिक कटौती होता है ना। तो इस वजह से जो नीतिगत कटौती होता है उसको हम रखेंगे, जिसमें जो है कहा जा रहा है अनुदान राशि को घटा करके 1 रुपये करने का प्रस्ताव देकर किसी विशेष सरकारी नीति के प्रति अपनी असहमति को जो है व्यक्त कर सकते हैं। और मितव्ययिता कटौती प्रस्ताव जो होता है उसमें जो है लोकसभा के जो निचला सदन में एक संसदीय प्रक्रिया होता है। इसमें क्या होता है कि संसद किसी विशिष्ट व्यय के लिए सरकार द्वारा मांगी गई राशि में कटौती का प्रस्ताव कर सकती है ना। तो इस वजह से हम ज़्यादा सटीक वो ज़्यादा सही आंसर मानते हैं एक। हालांकि आप लोग भी लगा लेना, मेरे हिसाब से ए सही है, लेकिन हम बाद में इसका सारे का एक्सप्लेनेशन भी देखेंगे, है ना। अभी हम मिलाएंगे इसका आंसर। अरे भगवान, अब हम क्वेश्चन 10 देखेंगे। राष्ट्रपति की शक्तियों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ये लास्ट क्वेश्चन है ना। राष्ट्रपति अपने विवेकानुसार संसद के किसी भी संसद को आहूत कर सकते हैं, उसका सत्रावसान कर सकते हैं और लोकसभा को भंग कर सकते हैं। दूसरा कह रहा वह जो है एंग्लो इंडियन समुदाय से लोकसभा में 2 सदस्यों को नामनिर्देशित कर सकते हैं। तीसरा कह रहा है जब राष्ट्रपति उपाध्यक्ष दोनों के पद रिक्त हों तो राष्ट्रपति लोकसभा की बैठकों की अध्यक्षता के लिए
लोकसभा के किसी भी सदस्य को नियुक्त कर सकते हैं। एक बार ये देखना कि राष्ट्रपति की शक्तियों के संदर्भ में है ये। राष्ट्रपति अपने विवेकानुसार संसद के किसी भी सदन को आहूत कर सकते हैं, उसका सत्र अवसान कर सकते हैं, लोकसभा को भंग कर सकते हैं। ये थोड़ी कर सकते हैं, कैसे कर सकते हैं भगवान, प्रभु, मालिक। ये मनमर्जी थोड़ी चलेगी यहाँ राष्ट्रपति की। तो मुझे लग रहा है पहला ऑप्शन गलत है कि राष्ट्रपति अपने विवेकानुसार कुछ भी कर सकते हैं। विवेकानुसार संसद के किसी भी सदन को आहूत कर सकते हैं और सत्र अवसान कर सकते हैं, लोकसभा को भंग कर सकते हैं। भंग क्यों करेंगे? वह एंग्लो इंडियन समुदाय से लोकसभा में 2 सदस्यों को नाम निर्देशित कर सकते हैं। पहले तो थे, उसके लिए तो फिर बिल पास करना होता है, तो वो सीधे कैसे कर लेंगे। जब सदस्य और उपाध्यक्ष दोनों के पद रिक्त हों तो राष्ट्रपति लोकसभा की बैठकों की अध्यक्षता के लिए लोकसभा के किसी भी सदस्य को नियुक्त कर सकते हैं। सही है। मेरा लैपटॉप भी डिस्चार्ज हो गया है ना। तो मुझे लगता है कि केवल एक सही है। ठीक है दोस्तों, तो सभी को गुड नाइट। आप लोग जो है अच्छे से पढ़ाई करिए, अपना अपना आंसर एक बारी मैं देखता हूँ इसमें आंसर दिया है कि नहीं। 1 मिनट, लास्ट में दिया रहता होगा ना। नहीं दिया है इसमें, नॉन वेकेशन दिया है इसमें। सारे पॉलिटी के ही क्वेश्चन है क्या? हाँ चलिए ठीक है, अभी हम 10वां क्वेश्चन तक कर लिए हैं और अब जो हम धीरे धीरे करेंगे, ठीक है।